हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी द वैम्पायर एपिसोड 26। तो चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। और डायरी को कंटिन्यू तो चल ही रही थी, तो अभी हम उस डायरी को ही पढ़ रहे हैं। जेनरीना को ये पता चलता है कि आरफ और ख्वाहिश को सबसे मिलवाने अपने घर लेकर गया है। तब वह बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है। एक दिन जब कॉलेज के बाद ख्वाहिश घर पहुंचती है तो देखती है कि जेनी उसके घर पहुंच चुकी है। ख्वाहिश की मॉम कहती है, ख्वाहिश तुम्हारी दोस्त आई हुई है, वह बहुत देर से तुम्हारे लौटने का इंतज़ार कर रही थी। ख्वाहिश अंदर आकर देखती है तो ये जेनी थी। जेनी को देखते ही अचानक से अपने घर में वो चौंक जाती है। जेनी वहाँ आते हुए कहती है, ओहो ख्वाहिश, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी और तुम अब लौट रही हो। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे परिवार से मिलना चाहती थी, पर इसी बहाने चलो मिल भी लिया और हमने बहुत सारी बातें कर ली, है ना आंटी जी। मैं तुम्हारी पसंदीदा चॉकलेट्स भी लेकर आई थी, लो खाओ। ये कहकर जेनी ख्वाहिश की तरफ आकर उसे जबरदस्ती चॉकलेट खिलाकर उसके गले लगते हुए कहती है, कैसा लगा सरप्राइज मेरी जान। अच्छा नहीं लगा क्या तुम्हें? शॉक्ड हो? तुम्हारे इस सफ़ेद बड़े चेहरे को देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चेहरा ठीक कर लो, बाकी सब पूछेंगे तो क्या हुआ, तुम क्या कहोगे उनसे? आरफ के बारे में मैंने अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया है। यहाँ मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब तुम मेरे आरफ के साथ होती हो। अब इसकी सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ तुम। वैसे मैंने सोच रहा है कि तुम्हारे और आरफ के बारे में मैं बता दूंगी सबको। कैसे आइडिया है ना? मज़ेदार। तुम कहो तो बता दो सबको या तुम्हारी तस्वीरें उन्हें दिखा दूं? ख्वाहिश कहती है, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। जेनी कहती है, धीरे बोलो, सब सुन लेंगे। ये कहकर वो एक कुटिल मुस्कान के साथ मुस्कुराती है। ख्वाहिश की मॉम कहती हैं, हो गई तुम दोनों की बातें, चलो अब इधर आओ, बैठ के चाय पकौड़े खाओ और मज़े लो। जेनी कहती है, हाँ क्यों नहीं आंटी, मैं खाना चाहूँगी, कब से इंतज़ार कर रही थी। वे ख्वाहिश की तरफ देखकर कहती है, आओ ख्वाहिश, तुम भी आओ और मेरे साथ। जेनी ख्वाहिश का हाथ पकड़कर उसे अपने पास सोफे पे बिठा देती है और उसके मुंह में गर्मा गर्म पकौड़े खिलाने लगती है। ख्वाहिश उसका हाथ पकड़ लेती है। सबके वहाँ होने की वजह से ख्वाहिश जेनी से कुछ कह तो नहीं पा रही थी। वह जेनी को अच्छे से जानती थी कि जेनी बिना किसी कारण उसके घर नहीं आ सकती। वह क्या करना चाहती थी और यहाँ आने के पीछे उसका क्या मकसद हो सकता है। ख्वाहिश ये सब सोचकर बहुत परेशान थी। वह इस वक्त आरफ को मदद के लिए भी नहीं बुला सकती थी। कुछ देर के बाद जेनी वहाँ से उठकर जाने लगती है और वो कहती है, ख्वाहिश, तुम मुझे बाहर तक ड्रॉप भी नहीं करोगी? बाय। और बाय भी नहीं कहोगी क्या? ख्वाहिश जेनी के साथ बाहर आ जाती है। बाहर आते ही ख्वाहिश जेनी को हल्का सा धक्का देते हुए कहती है, ये सब क्या है जेनी, तुम यहाँ क्या करने आई थी? ख्वाहिश के धक्का देने पर जेनी अपने वॉल्फ रूप में आ जाती है। उसके गुस्से से भरी लाल लाल आंखें जिन्हें देखकर ख्वाहिश डर से पीछे हो जाती है। वह गुस्से में ख्वाहिश का गला पकड़कर उसके ऊपर उठाते हुए कहती है, मैं यहाँ इन सबको तुम्हारे किए पापों की सज़ा देने आई थी। तुमने मुझसे मेरा आरफ छीना है, इसलिए मैंने सोचा कि तुमसे तुम्हारे भी इस परिवार को छीन लिया जाए। ख्वाहिश उसकी पकड़ को छूटने के लिए चटपटाने लगी। कुछ देर तक जेनी उसे ज़मीन पर फेंक देती है। ज़मीन पर गिरते ही ख्वाहिश को चोट लग जाती है। उसकी कोहनी और घुटने छिल जाते हैं और उसमें से खून आने लगता है। जेनी ज़मीन पर गिरी हुई ख्वाहिश के पास बैठकर उसके बालों को खींचते हुए अपने चेहरे को उसके चेहरे के थोड़ा करीब लाते हुए कहती है, ये बस एक छोटा सा नमूना है। अगर तुम आरफ से दूर नहीं रही
तो मैं तुम्हारे परिवार को मार दूंगी, इतनी बुरी मौत दूंगी कि इन सब को तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी। तुम देख नहीं पाओगी इनकी वो हालत। जेनी उस वक्त इतनी खतरनाक लग रही थी कि कोई और आम इंसान जिसने सिर्फ सुना हो इन सब के बारे में, वो देख ले तो पक्का बेहोश हो चुका होता, या तो वो मौत के गले ही लग जाता। जेनी की लाल आंखें और उसका चेहरा जो कभी भेड़िया रूप में होता तो कभी इंसानी रूप में, इसी के साथ ही उसके भेड़िए वाले हाथ जो वो ख्वाहिश की गर्दन को जकड़े हुए थे, उसके हाथों के लंबे लंबे नाखून और पैने, उसके लंबे लंबे नाखून और हाथों में बाल ख्वाहिश की गर्दन पर अनगिनत जख्म बना रहे थे। उसके जख्मों से मांस हटकर खून दिखने लगा था। जेनी ख्वाहिश को धमकाकर इसी हालात में वहां गिरा हुआ छोड़कर चली जाती है। उसके जाने के कुछ देर के बाद ही ख्वाहिश सदमे में ऐसे ही उसी अवस्था में रह जाती है। उसे अंदर से आवाज़ें आने लगती हैं, ख्वाहिश, ख्वाहिश बेटा कहाँ रह गई तुम। आवाज़ सुनकर वह अपने आप को संभालती है और वो जैसे तैसे उठकर बाहर जाती है। अपनी चोट को अपने कपड़ों से ढकने लगती है और अपने बालों से अपनी गर्दन पर बने जख्मों के निशानों को ढकते हुए अंदर आ जाती है। वे अंदर जाती है तब उसकी मॉम कहती है, कितनी देर लगा दी बाहर तुमने। तुम्हारा यानी उसका भाई आकर कहता है, ये लड़की होती ही ऐसी हैं, बस चैट बॉक्स की तरह चटर पटर करती रहती हैं। कभी और अपने बालों को अपनी गर्दन पे ढक लेती है। कभी भी इनकी बातें खत्म नहीं होती, लगी होंगी दोनों बातें करने में। ख्वाहिश अपने दर्द को छिपाते हुए कहती है, मॉम मैं थक गई हूँ, मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। ये कहकर वह अपने कमरे में आ जाती है और दरवाजे को अंदर से लॉक कर देती है। बाथरूम में जाकर आईने में सामने खड़े होकर अपनी गर्दन पर बालों को हटाकर अपने जख्मों को देखकर दर्द से आंखों को बंद कर लेती है। उसे इतना दर्द हो रहा था और रोना भी आ रहा था, लेकिन वो रो भी नहीं सकती थी, ये सोचकर कि कहीं किसी को पता न चल जाए। अपनी चोट पर खुद ही दवाई लगाती थी और बाथरूम में बैठकर टैप चालू करके सिसकियों के साथ कुछ देर तक रोती रही। उसे बहुत दर्द हो रहा था। वह आरव को भी नहीं बुलाती। अगले दिन कॉलेज जाती है। आरव उसके पास आकर उसके गले लगने की कोशिश करता है, लेकिन ख्वाहिश उसे दूर कर देती है। आरव उससे पूछता है, क्या हुआ ख्वाहिश? ख्वाहिश उससे बिना कुछ बोले निकल जाती है। आरव को उसका ये व्यवहार अजीब लगने लगा। ऐसा उसने पहली बार किया। आरव उसके पास आकर पूछता है, क्या हुआ ख्वाहिश? मुझसे कुछ गलती हो गई है क्या? तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? बात क्यों नहीं कर रही मुझसे? किसी बात से नाराज़ हो मुझसे? प्लीज़ प्लीज़ तो मुझसे कहो। ख्वाहिश उसके पास से उठकर चली जाती है। आरव पूरे दिन उससे बात करने की कोशिश करता रहता, लेकिन ख्वाहिश उससे बात ही नहीं करती। वह उससे उतना दूर भागती रहती है जितना आरव उसके पास आने की कोशिश करता। आरव को उसका बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह ख्वाहिश के इस व्यवहार से परेशान हो जाता है। वह कॉलेज में उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करता, लेकिन जेनी ये सब देखकर काफ़ी खुश होती है। ख्वाहिश को आरव से दूर भागता देखकर उसे बहुत खुशी हो रही थी। आरव ख्वाहिश के अचानक बदले व्यवहार से बहुत बेचैन और परेशान था। वहीं दूसरी तरफ ख्वाहिश आरव को इस तरह परेशान करके और भी ज़्यादा दुखी थी। वह अपनी इस तकलीफ़ को किसी से कह भी नहीं सकती। वह अपने कमरे में बेड पे साथ ज़मीन पर बैठकर पैरों को मोड़कर घुटने में अपने सर को छिपाकर रोने लगती है और रोते रोते कहती है, हमारे प्यार के लिए मैं मेरे परिवार की कुर्बानी नहीं दे सकती आरव। मुझे अब तुमसे दूर रहना होगा। हम कभी नहीं मिल सकते। मुझे माफ़ कर देना आरव। तुम्हें तकलीफ़ देने के लिए मैं ये नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं मजबूर हूँ अभी। ख्वाहिश जब ऐसे बैठकर रो रही थी तब उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पास बैठा हुआ है। वह अपना सर उठाकर देखती है तो आरव उसके पास बैठा हुआ था। आरव को अपना पास देखकर वो चौंक जाती है और डर जाती है और कहती है, तुम यहाँ कैसे?
यहाँ क्या कर रहे हो तुम, जाओ यहाँ से। आरव ख्वाहिश के करीब जाते हुए उसके होंठों पर उंगली रख के उसे चुप रहने के लिए कहता है। वह उसके पास आकर उसकी आंखों पर किस करता है और उसे वहाँ से अपनी बाहों में उठाकर खिड़की के रास्ते कहीं ले जाता है। आरव जब ख्वाहिश को उठाता है तब वह डर से आंखें बंद कर लेती है। ख्वाहिश जब अपनी आंखें खोल कर देखती है तो वह अपने आप को एक ऊंची सी पहाड़ी पर पाती है, बहुत ही खूबसूरत और तरह तरह के रंग बिरंगे फूलों से भरी। यह पहाड़ी रात में बिल्कुल खिली हुई चांदनी की तरह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। कोई भी वहाँ की खूबसूरती को देखकर अपनी चिंता और हर परेशानी कुछ पलों के लिए आसानी से भूल सकता था। वहाँ के सन्नाटे में अजीब सा आनंद था, एक सम्मोहन सा उस जगह पर, जो उस जगह की खूबसूरती की वजह से था। वहीं उस पहाड़ी के थोड़े नीचे एक छोटा सा झरना बह रहा था। इस सन्नाटे की हवाओं में ये शोर के साथ कल कल बहते हुए झरने की आवाज़ एक मीठे संगीत की तरह बज रही थी। ख्वाहिश जब आंखें खोलती है तब वह अपने आप को उस जगह पर देखकर एक पल के लिए तो सब कुछ भूल जाती है, लेकिन जैसे ही उसे जेनी की धमकी याद आती है उसकी आंखों में फिर से वही डर आ जाता है। वह डर कर पीछे हटने लगती है। पीछे हटते हुए वह ध्यान नहीं देती कि वह पहाड़ी पर है और नीचे गिर सकती थी। आरव उसे वहाँ बैठाकर उसके लिए झरने का पानी लेने गया था। ख्वाहिश पीछे हटते हुए जा रही थी कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाती है। इससे पहले कि आरव वहां आकर उसे थाम लेता, वह उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ कस के खींचता है। उसे अपनी तरफ खींचते हुए आरव को ख्वाहिश की गर्दन पर बने हुए जख्मों को देख लेता है। ख्वाहिश डर से अपनी आंखें भींचते हुए आरव के सीने से अपना मुंह छुपा लेती है। आरव ख्वाहिश के बालों को पीछे करते हुए ख्वाहिश की गर्दन को अपनी ठंडी उंगलियों से छूता है। आरव की उंगलियों के स्पर्श से ही उसके सारे जख्म पल भर में भर जाते हैं। आरव इन जख्मों के बारे में ख्वाहिश से कुछ नहीं पूछता। वह उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़कर वह सब कुछ देख लेता है। जो भी जेनी ने उसके साथ किया वह प्यार से ख्वाहिश को अपने सीने से लगा लेता है। अब इस वक्त ख्वाहिश को और आरव की आंखें बंद थीं और ख्वाहिश के दर्द को वो साफ देख सकता था। वह ख्वाहिश को अपनी बाहों में हल्का सा टाइट भींचते हुए उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए कहता है, इस बार उसे सज़ा मिलेगी। दोस्ती के नाम पर उसके लिए किए गए हर गलत काम को मैं भूल नहीं सकता। अब बस बहुत हुआ जेनी, ख्वाहिश की हर तकलीफ की सज़ा पाओगी तुम आज, तुम सच में। ये कहते हुए आरव की आंखों में जेनी के लिए गुस्सा और नफरत साफ दिखने लगी। अगर जेनी उस वक्त उसके पास होती तो वह ना जाने क्या करता उसके साथ। वह ख्वाहिश के हाथ और पैरों पर लगी चोटों को भी ठीक कर देता है। ख्वाहिश को ऐसा लगता है जैसे उसे कभी कोई चोट आई नहीं थी। ख्वाहिश आरव को अपने पास से दूर करते हुए कहती है, आरव तुम मुझसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मुझे वापस ले चलो और सुनो, आज से मैं और तुम कभी भी साथ नहीं हो पाएंगे। मैं और तुम कभी भी एक नहीं हो सकते, समझ गए ना तुम? आरव शांति से एक पत्थर पर बैठे हुए कहता है, अच्छा ये भी बता दो हम साथ क्यों नहीं हो सकते? ख्वाहिश कहती है, मैं नहीं बताना चाहती कुछ भी, मुझे अभी यहाँ से वापस ले चलो। आरव कहता है, मैं नहीं लेकर जा रहा, मेरा मन नहीं है तुम्हें यहाँ से कहीं और लेकर जाने का। ये जगह मुझे बहुत पसंद है और अपनी इस पसंदीदा जगह के साथ यहाँ मेरी महबूबा भी हो, तब मुझे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। देखो तुम मेरे ऊपर ज़्यादा जुल्म मत करो, आज सुबह से बहुत सताया है तुमने मुझे। आरव ये कहते हुए ख्वाहिश के पास आकर उसके पीछे खड़े होकर उसकी कमर में हाथ डालकर उसको अपने पास लाते हुए उसके कंधों पर अपना सिर टिका देता है। ख्वाहिश गुस्सा होते हुए अपने आप को आरव की पकड़ से छुड़ाते हुए कहती है, स्टॉप इट आरव, ये क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे कहा था ना मैंने कि हम अब कभी साथ नहीं हो सकते। भूल जाओ मुझे आज से और अभी से हमेशा हमेशा के लिए। आरव ख्वाहिश के पास जाकर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेते हुए फिर से उसके करीब जाकर कहता है, इतने रोमांटिक मौसम में तुम ब्रेकअप की बातें कर रही हो? अब तुम कभी चाहोगी भी
तब भी मुझसे पीछा नहीं छुड़वा पाओगी। ख्वाहिश गुस्से में कहती है, आरव बस करो ये सब, आज क्या हो गया है तुम्हें? आरव कहता है, तुम बताओ तुम्हें क्या हो गया है? कब से ऐसी बहकी बहकी बातें किए जा रही हो? रह पाओगी क्या मेरे बिना? ख्वाहिश तेज आवाज में कहती है, हाँ नहीं रह पाऊंगी मैं तुम्हारे बिना, लेकिन तब भी मुझे तुमसे दूर रहना होगा। मैं हमारे प्यार के लिए अपने परिवार को कुर्बान नहीं कर सकती। जेनी सब खत्म कर देगी, वो मेरे परिवार को मार देगी। आरव कहता है, तुम्हें क्या लगता है वह ऐसा कुछ भी कर पाएगी मेरे होते हुए? मैं उसे किसी को भी चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। ख्वाहिश रोते हुए कहती है, उसने मुझे चोट पहुंचाई थी आरव, वो मेरे घर में थी, किसी को भी कुछ भी कर सकती थी, मैं कुछ नहीं कर पाती। तुम नहीं थे उस वक्त, तुम्हें कुछ नहीं पता था। मेरी वजह से, मेरा प्यार, तुमसे प्यार करने की वजह से मेरा परिवार खतरे में आ गया था। मेरी अपनी बात होती तब मैं एक बार भी जेनी की कोई बात नहीं मानती, लेकिन बात मेरे परिवार की है आरव, वो बेचारे तो कुछ भी नहीं जानते। बताओ कैसे कुर्बान कर दूं मैं उन्हें अपने लिए, हमारे लिए, हमारे इस प्यार के लिए? ये कहते हुए ख्वाहिश रोने लगती। आरव उसके पास आकर उसको अपने सीने से लगाते हुए चुप करवाता है और कहता है, परिवार के लिए हम अलग हो सकते हैं, लेकिन मैं वादा कर रहा हूँ तुमसे कि किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। जेनी किसी को कुछ नहीं करेगी और इसके लिए उसे अब सज़ा भी मिलेगी। मैं तुम्हें इस तरह तकलीफ़ में नहीं देख सकता। मैं तुमसे वादा करता हूँ वह दोबारा कभी भी तुम्हारे परिवार में से किसी को भी चोट नहीं पहुँचाएगी। आरव कहता है, मैं सब जान गया, तुम्हारी चोटों को देखकर बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। ख्वाहिश कहती है, आरव मुझे सच में डर लग रहा है, मैं मेरी वजह से किसी को भी चोट नहीं पहुंचा सकती, और इस बार बात मेरे परिवार की, मैं कैसे कर सकती हूँ? यह मुझे तुमसे दूर रहना ही होगा, और अब तुम्हें भी। आरव कहता है, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है ख्वाहिश? मैं माफ़ी चाहता हूँ तुमसे उस दिन के लिए जब तुम्हें मेरी इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी और मैं तुम्हारे साथ नहीं था। मैं उस हर लम्हे के लिए माफ़ी चाहता हूँ तुमसे। मैं तुम्हारे हर दर्द, आंसू और डर के लिए तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। आरव अपने घुटनों के बल बैठकर ख्वाहिश के सामने बैठा हुआ कहता है। आरव को ऐसा देखकर ख्वाहिश उसके पास आकर वैसे ही बैठते हुए कहती है, आरव प्लीज़ बस करो, तुम माफ़ी मत मांगो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं बस मेरे परिवार को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, मेरी वजह से कुछ भी हो जाने से डरती हूँ। जेनी में इमोशंस नहीं है, वो मार देगी सबको। मैंने उसकी आंखों में बेइंतहा नफ़रत देखी है, मुझे उसकी उस नफ़रत से डर लगता है। आरव कहता है, मैं चाह कर भी रो नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हारे इस डर को बहुत अच्छे से समझता हूँ। जानती हो, बचपन में जब मुझे मेरे होने का भी एहसास नहीं था, उस पल में मैंने मेरे माँ बाप को खो दिया। उन्होंने हम सबको बचाने के लिए जान दे दी। उन्हें खो देने का गम मेरे साथ उस पल से है जब मुझे इस बात को पहली बार एहसास हुआ था। मैं ये भी नहीं जानता कि उन्हें किसने मारा, क्यों मारा, वो हमें किससे बचाना चाहते थे। मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता, सिवाय एक बात के कि मैं उन दोनों का वो अंश हूँ जिसमें वह दोनों एक साथ वुल्फ बनकर, मैं उन दोनों की शक्तियों की एक आखिरी निशानी हूँ। ख्वाहिश आरव के गले लग जाती है और कहती है, आई एम सॉरी आरव, मैं तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहती, मैं ऐसा कभी भी नहीं सोच सकती, लेकिन बस एक डर है मुझे यकीन नहीं है। मुझे पूरा यकीन है तुम पर, लेकिन मुझे यकीन नहीं है उस पर। जानती हूँ कि तुम मुझे और मेरे परिवार को कभी कुछ नहीं होने दोगे, फिर भी एक अजीब सा डर लग रहा है, कहीं उसकी नफ़रत हमारे प्यार पर भारी ना पड़ जाए, पर हमारे प्यार के चक्कर में अपनों को ना खो दें। उनकी आंखें सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत बयां कर रही थी, वो भी बेइंतहा नफ़रत जो किसी भी हद से बाहर होती हैं।
दोनों खामोशी से बहुत देर तक एक दूसरे के गले लगे रहते हैं। कुछ देर के बाद दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। आरव प्यार से उसके माथे को चूमते हुए कहता है, कुछ नहीं होगा, मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा। ख्वाहिश वापस से उसके सीने से लग जाती है। आरव ख्वाहिश के लिए झरने का पानी लेकर आया था। वह नीचे गिर चुका था। उसे बचाने के चक्कर में वह ख्वाहिश को उस झरने के पास लेकर आता है। ख्वाहिश उस झरने का पानी पीती है। पानी पीते ही वह कहती है, ये कितना मीठा है, बिल्कुल किसी शरबत की तरह। आरव मुस्कुराता है और कहता है, इसीलिए तो यह शरबती झरना है, और यह शरबती झरना यहाँ पर बस हम लोग ही आ सकते हैं। यह हम लोगों का दूसरा घर है और इसका पता आज तक किसी को भी नहीं है सिवाय मेरे और मेरे परिवार के लोगों को। जेनी भी नहीं जानती यहाँ के बारे में, क्योंकि यह हम लोगों का मतलब वैम्पायर का इलाका है। इंसानी दुनिया से दूर इस पर्वत पर बनी गुफाओं में ही हम लोग रहते हैं और कभी कभी यहाँ आते जाते हैं। मेरे माँ बाप ने ये जगह खोजी थी हम सब के लिए, और ये जो फूल यहाँ खिले हुए हैं ना, वे सब रिया माँ ने ही लगाए हैं। वे कहती हैं एक वक्त पर ये फूल, झरने और यहाँ की हरियाली उनकी ज़िंदगी का हिस्सा थी। वह सब मिलकर रहते थे, लेकिन सबकी ज़िंदगियों में आए एक तूफ़ान ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। ये झरना और फूल बस उनके कुछ अंश मात्र हैं जिन्हें उन्होंने बड़ी मुश्किल से बचाया था। ख्वाहिश कहती है, इतनी परेशानी में मैंने यहाँ की खूबसूरती की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। कितनी खूबसूरत जगह है ये कितना सुकून है इस जगह पर। आरव कहता है, चलो कम से कम अब तो ध्यान दिया ना तुमने। तुम्हें यहाँ इसलिए ही लाया था ताकि तुम अपनी परेशानियों को भूल जाओ। और आरव ख्वाहिश को उस पहाड़ के बीच में लाकर खड़ा कर देता है। उसके चारों तरफ खिले खिले हुए अनगिनत रंग बिरंगे फूल चमकने लगते हैं। उनमें से एक अलग तरह की रोशनी निकल रही थी। उनके चारों तरफ जुगनू चमक रहे थे और नीचे फूल। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। आरव कहता है, जब ये फूल खुशी और पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करते हैं तब अपने आप ही ऐसे ही चमकने लगते हैं। तुम्हारी पॉजिटिव एनर्जी को इन्होंने महसूस कर लिया। आरव एक फूल की तरफ हाथ बढ़ाता है और उसके हाथ के आगे करते ही वह फूल झुककर आरव के हाथों में आ जाता है। आरव उस फूल को ख्वाहिश के बालों में लगा देता है। आरव ख्वाहिश के पास आकर खड़ा हो जाता है और वह उनके दोनों हाथों को पकड़कर अपने हाथों में लेते हुए कहता है, हमारी शादी या कोई भी रस्म कब होगी ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आज इन चांद की चारों तरफ बिखरी हुई रोशनी में, मैं इस सुनहरी रात में, इस चांद सितारों के बीच में तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना रहा हूँ। ये जुगनू हमारी कहानी कहेंगे, कभी हमारे प्यार की ये कहानी इन फिज़ाओं में हर पल बहती रहेगी। मैं आज एक रस्म पूरी करने वाला हूँ। यह कहकर वह अपने गले से लॉकेट निकालकर ख्वाहिश के गले में पहना देता है। लॉकेट सुनकर मुनगे का पत्थर से बना हुआ वो दूसरा लॉकेट नीले रंग के मूंगे का पत्थर का था। लॉकेट पहनकर वह कहता है, जानती हो ये मेरी मॉम का लॉकेट है, और ये जो दूसरा लॉकेट मेरे गले में है ये मेरे डैड का लॉकेट है। ये दोनों लॉकेट उनकी आखिरी निशानी मेरे पास। आज से इनमें से ये सुनहरा वाला तुम्हारा हुआ और ये हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। आज से तुम मेरी हो हमेशा हमेशा के लिए, और मैं सिर्फ तुम्हारा। मेरे माँ पापा ने भी यही इस चांदनी रात में इसी तरह से एक दूसरे को अपना बना लिया था। आज मैं तुम्हें अपना बनाता हूँ। आज इस रस्म के साथ हमारी शादी की ये रस्म भी आज पूरी हो गई। मेरी दुनिया के हिसाब से मेरी दुनिया में हमें साथ रहने के लिए इस सानी दुनिया की तरह शादी नहीं करनी पड़ती। हम इस चांदनी रात में अपने साथी को अपने लिए चुन लेते हैं, एक दूसरे की मर्ज़ी से। मैंने तुम्हें चुन लिया अपने लिए। तुम्हारा क्या फ़ैसला है ख्वाहिश? ख्वाहिश कहती है, मैं तुम्हें कभी ना कह ही नहीं सकती।
मैं भी आज इस सुनहरी रात में तुम्हें अपने साथी के रूप में चुनती हूँ आरव। आरव कहता है, मेरी इस दुनिया के रिवाज से आज से तुम मेरी हो गई और मैं तुम्हारा। अब बस तुम्हारी दुनिया के हिसाब से हमारा साथ होना बाकी है। ख्वाहिश कहती है, काश कि वहाँ भी इतना ही आसान होता हमारा एक दूसरे का हो पाना। आरव ख्वाहिश के माथे पर किस करते हुए कहता है, मैं आसान कर दूंगा, तुम किसी भी बात की फिक्र मत करना। दोनों पूरी रात वहीं साथ में बिताते हैं। वह दोनों उन्हीं फूलों के बीच ही बने हरी घास पर लेट जाते हैं। आरव वही ख्वाहिश आरव के हाथ पर सर रखकर उसके पास लेटी हुई थी। अब वह सारी टेंशन को भूल चुकी थी। दोनों चांद को देखते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। ख्वाहिश बातें करते करते सो जाती है। आरव उसे प्यार से देखता रहता है। अगली सुबह जब ख्वाहिश की आंखें खुलती तब वह अपने आप को अपने बेड पर पाती है। उसे बीती रात का हर लम्हा याद आता है और उसी के साथ उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। रात की सारी बातें उसे एक सपने जैसी लग रही थी। वह सब याद करके बहुत खुश थे। आरव ने उसकी मुस्कुराहट फिर से वापस ला दी। तुम्हारे दर्द की वजह मैं बनूं, ये हो ही नहीं सकता। तुम दर्द में तन्हा रह जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगा। शिकवे शिकायत के ये लम्हे गुजर जाएंगे। एक दिन वह होगा जब प्यार भरे लम्हे हम पर बरसाएंगे। तुम्हारा आरव। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो। तो चलिए मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए द वैम्पायर, सिर्फ टिनी FM जान के साथ।